साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, शुक्रिया समय दिया आपने, थैंक यू इसके लिए। जय हिंद राजेश जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। पीएलए के उनका एक बयान सामने आया, वो कहते हैं कि भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। तो मेरे मन में कई सवाल आए कि उनका जवाब मैं आपसे तलाशूं, क्योंकि चीन इस्लामी कई चीजें हैं, तो मैंने बोला सब साफ से समझो इन चीजों को। क्या हम चीन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या जो स्थिति 2020 से पहले की थी, क्या वहां पर चीन वापस लौट सकता है? सर क्या देख रहे हैं? राजेश जी, जो हमारा चाइना के साथ एक्सपीरियंस बोलता है, जो हमने हमने ऑब्जर्व किया, इतने सालों से हम चाइना के साथ डील कर रहे हैं, तो हम आप जानते हैं 2014 में शी जिनपिंग भारत आए थे और उसकी इमिडिएटली बाद चूमर हुआ था और मोदी जी के साथ बड़े अच्छे अच्छे वो जो फोटोज लिए गए थे, बीच के ऊपर चल रहे थे, इकट्ठे चल रहे थे, झूला झूल रहे थे, इस टाइप के। तो अब हम चाइना को कभी भी, मैं अपने सारे जो भी मेरे से पूछते हैं मैं उनको ये बताता हूँ कि फेस वैल्यू पे अब मत लीजिए चाइनीज को, बिकॉज जो भी चाइना स्टेटमेंट देता है वो एक टेम्पररी स्टेटमेंट होती है, जिसको हम फौज में टैक्टिकल मूव बोलते हैं। वो कोई स्ट्रेटेजिक मूव नहीं होता है, इट्स बेसिकली अ टैक्टिकल मूव के जो प्रॉब्लम चाइना उस टाइम पे फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम से उभरने के लिए वो ऐसी स्टेटमेंट देता है। आज अगर हम चाइना के अंदर झांक के देखें तो आप देखेंगे कि चाइनीज इंडस्ट्री बहुत बैडली इफेक्ट हुई है, चाइना का रियल एस्टेट बहुत बैडली इफेक्ट हुआ है, और चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट्स जिसमें चाइना ने इन्वेस्ट किया था, मैं खास तौर पे सीपेक की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो वो प्रोजेक्ट भी चल नहीं रहे हैं जिस हिसाब से चाइना चलाना मांगता था। दूसरा, हबनटोटा पोर्ट जो आपका श्रीलंका में है, वहां पर भी चाइना ने अपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए थे जोरों शोरों में, बट अभी वहां पर भी इतनी ज्यादा सफलता चाइनीज को नहीं मिल रही है। और ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जब से चाइना के रिश्ते खराब हुए हैं, चाइना की इकोनॉमी को बहुत भारी झटका लगा है, क्योंकि काफी ट्रेड एग्रीमेंट्स चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में थी, जिससे चाइनीज की इकोनॉमी चलती थी, आगे बढ़ती थी, और अब वो एक इम्पैक्ट उनको फील हो रहा है। दूसरा, भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का। 136.2 बिलियन डॉलर्स बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें 99 बिलियन डॉलर्स ट्रेड डेफिसिट है। इसका ये मतलब है कि चाइना की तरफ ज्यादा है, चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट करता है भारत से, तो एक ट्रेड इम्बैलेंस है, और ये चाइना की इकोनॉमी को चलाता है। और इसीलिए भारत ने भी चाइना से ट्रेड इसलिए नहीं बंद किया क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी एक स्टेटमेंट आई है कि गवर्नमेंट अभी एक ऐसा प्लान लेके आ रही है कि 2028 तक हम अपनी डिपेंडेंस चाइना पे कम करेंगे। तो उसके लिए हमको अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हमको अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इस जो ये सिचुएशन है आज चाइना की, इसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि चाइनीज ऐसी स्टेटमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज आप मुझे बताइए, अगर हम जायजा लें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, आज ये 3 सेक्टर हैं, एक वेस्टर्न सेक्टर, एक मिडिल सेक्टर, एक ईस्टर्न सेक्टर है हमारा जो बॉर्डर है चाइना के साथ। जो वेस्टर्न में हमारा लद्दाख आ जाता है, सेंट्रल में हमारा उत्तराखंड का एरिया आ जाता है, हिमाचल उत्तराखंड का एरिया आ जाता है, और ईस्ट में हमारा अरुणाचल का एरिया।
तो अब ये जितना भी 3,400 से तकरीबन जो ये किलोमीटर का इसको बॉर्डर है, ये पूरे बॉर्डर में बहुत सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं और इन फ्रिक्शन पॉइंट्स को दूर करने के लिए 4 एग्रीमेंट इंडिया और चाइना की हो चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको इस एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हमारे बनते हैं, जहां पे चाइनीज ट्रुप्स भी जाते थे हम और हमारे भी जाते थे। तो आज की डेट में 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे हमको परमिट नहीं कर रहे हैं, चाइना हमको अलाउ नहीं कर रहा है वहां पे पहुंचने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि सिचुएशन बॉर्डर पे नॉर्मल नहीं है और इसीलिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कई बार बोला है दैट थिंग्स आर नॉट नॉर्मल विद चाइना, दे नॉट स्टेबल विद चाइना। हमारे आर्मी चीफ ने बोला है, हमारे सीडीएस ने बोला है। तो इसीलिए हम ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही है ना चाइना से, आप जब तक इसमें ग्राउंड पे एक्शन नहीं होता है। 1959 की वो क्लेम लाइन जहां तक मुझे याद है, क्या चीन वहां तक पहुंच चुका है? कैसे हम देखें, क्या उसी को लेकर सहमति बनने जा रही है या बन सकती है? और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए कितना बड़ा लॉस होगा ऐसा? देखिए, अगर 1959 की क्लेम लाइन की हम बात करें तो एक तो भारत ने कभी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है, बिकॉज वो जो भी मकमोहन लाइन थी उस टाइम पे वो चाइना एक्सेप्ट नहीं करता था। वो एक डेमोक्रेटेड लाइन है जो आपका जो ईस्टर्न जो है ना अरुणाचल की जो इसको ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था 1948 में जब ये लाइन बनी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि 1959 अगर हम उनकी क्लेम लाइन को एक्सेप्ट करते हैं तो काफी लॉस ऑफ टेरिटरी होगी इंडिया को, बिकॉज अभी जो हमारे कंटेंशियस पॉइंट्स हैं वो 1959 क्लेम लाइन के काफी आगे जाते। तो अगर ये हम 1959 की क्लेम लाइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अभी आपको जानकारी होगी कि तकरीबन 1,000 स्क्वायर किलोमीटर तो चाइना ने ऑलरेडी उस क्लेम लाइन की तरफ आ चुके हैं और काफी पॉइंट्स ऐसे अगर आप उसको मैप के ऊपर एनालाइज करेंगे तो काफी पॉइंट्स ऐसे हैं जो 1959 क्लेम लाइन के पास आ चुके हैं। तो अगर हम आज की डेट में स्टेटस को माने, इंडिया एक्चुअली बोलता है 2020 का स्टेटस को होना चाहिए, चाइना इज सेइंग कि आज का स्टेटस को आप लीजिए। और अगर हम आज के स्टेटस को माने तो उसमें इंडिया को काफी लॉस होगा और मुझे नहीं लगता कि इंडिया ये इसको एक्सेप्ट करेगा और जो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगा। कुछ एरियाज में हम एक गिव एंड टेक अपना कर सकते हैं, खास तौर पे देपसांग प्लेन और डेमचौक की ये दो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जहां पे शायद इंडिया जो थोड़ा बहुत इनसे बार्टर वगैरह आगे पीछे हो सकता है, बट बाकी एरियाज में नहीं लगता मुझे। अरुणाचल और ये सारे जो एरियाज में है ये इंडिया इसके ऊपर मानने वाला नहीं। 2 पॉइंट आपसे बहुत बड़े अहम समझना चाहूंगा, क्योंकि अक्साई चीन भारत का ही हिस्सा है और वहां से चीन के तमाम हाईवेज निकल रहे हैं। अक्साई चीन की बात करें या डेपसांग डेमचौक की बात करें, जहां पर चीन मौजूदा वक्त में बैठा है, अगर यहाँ से पीछे वो नहीं हटता है, गोगरा पोस्ट की बात करूं, हॉट स्प्रिंग की बात करूं, तो कहा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर के लिए भी एक बड़ा खतरा है। एक तरफ से पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अब चीन भी नजदीक पहुंच चुका है। तो क्या ये भी एक चिंताजनक पहलू है? भारत को इस लिहाज से भी चीन को पीछे धकेलना होगा। सब क्लियर करेंगे इसको जरा। देखिए, सियाचिन का जो है वो एक एक्सट्रीम काराकोरम जो आपका हाईवे उसकी तरफ सेल्टरो रेंजेस है और वहां पे सियाचिन का एरिया है, उसमें हम लोग काफी एक डोमिनेटिंग जो सिचुएशन में है, इसीलिए पाकिस्तान हमको वहां से अपने हिला नहीं पाया है। बट अगर हम आने वाले वक्त में एक 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, 2.5 फ्रंट की वॉर की बात करते हैं, तो जो आप बोल रहे हैं उस पे सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर एक 2 प्राउंड अटैक आता है चाइना की तरफ से भी, काराकोरम की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, तो वहां पे फिर भारत को अपनी
स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक नई डिवीजन अभी रेज हुई है, 73 इन्फेंट्री डिवीजन, जो इधर आपके इसको लद्दाख बॉर्डर पे रेज हो रही है। तो भारत भी इस चीज को जानता है कि आने वाले वक्त में अगर चाइना अपने आप को कंसोलिडेटेड करता है इस एरियाज में, तो सियाचिन के ऊपर भी एक थ्रेट आने की उम्मीद है। और स्पेशली हमारा जो डीबीओ लिंक है, आपने देखा जो डीबीओ रोड है, वो पूरी इसको वहां तक जाती है, उसको काराकोरम हाईवे तक, और उसको वहां से कनेक्टिविटी मिलती है। और इसलिए आपने देखा कि अभी सेला पास भी अभी इसको बना है, एक अंडरग्राउंड हमने उसको टनलिंग अपना करी है, और एक अटल टनल भी हमारा बना हुआ है। तो इससे चाइना काफी नाराज है। पॉइंट मुझे और समझना है सर, क्योंकि एक लॉन्ग वे में जब मैं सोचता हूं तो कई बार मुझे एहसास होता है कि ऐसा तो नहीं कि चीन का एक लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि भारत के लिए अगर पानी की सप्लाई का, फ्रेश वाटर की सप्लाई का अगर कोई सेंटर है तो यही है। लद्दाख की बात करें, तिब्बत की बात करें, इसके आसपास का इलाका है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। चीन के अंदर मैंने लंबे वक्त से देखा है कि पानी की बहुत ज्यादा कमी वहां पे हो रही है। हिंदुस्तान को भी पानी चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर, उसके ऊपर चीन की नजरें हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़कर उन पर कब्जा कर लेना चाहता है? कहां तक मैं सही हूं सर? देखिए राजेश जी, आई थिंक ये चीज मीडिया में ज्यादा डिस्कस नहीं होती, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि चीन ने 100 से ज्यादा डैम अपनी, जो भी अपने एरियाज में है, आपका तिब्बत से लेके और आगे जाके वहां पे बना लिए हैं। और उसकी बेसिक इंटेंशन इसको यही है कि ये सारा पानी जो है ऊपर से हिमालय से आके ब्रह्मपुत्र में आता है, हमारी जो भी हमारी लाइफलाइन है, वहां की रिवर है। तो अगर यहाँ पे ये अपने डैम्स अपना बना रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? कोई देश डैम क्यों बनाता है, स्पेशली अपने इतने जो स्ट्रेटेजिक एरियाज में? वो इसलिए बनाता है कि वो आपको पानी से डिप्राइव करे, और आने वाले वक्त में वो आपको फ्लड भी कर सके। मींस आपकी सिचुएशन भी, वो एक टू वे होता है वेपन उसके पास। एक तो आपके लिए पानी रोक सकता है, और दूसरा अगर इसको लड़ाई के टाइम पे आपके एरियाज को फ्लड कर सकता है कि आपकी फौज की मोबिलाइजेशन जो है, वो आपकी जो उस तरीके से आप अपनी मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बिकॉज आने वाले वक्त में वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया इसको बनेगा, और इसके ऊपर भी लड़ाइयां इसको छिड़ सकती हैं। जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप जानते हैं कि हमने पाकिस्तान को ज्यादा कंसेशन दे रखे हैं, और अभी टाइम आ गया है कि उस ट्रीटी को भी उसको रिविजिट करने के लिए, कि जितने हमने वहां पे कंसेशन पाकिस्तान को दे रखे, जितना पानी हम अलाउ करते हैं पाकिस्तान में जाने के लिए, उसके ऊपर भी एक रोक होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर चाइना ऐसी कोई हरकत अगर करेगा यहाँ पे, इसको लद्दाख एरिया में, और इसको डैम्स के साथ और पानी के साथ, तो इंडिया भी एक टिट फॉर टैट इंडस रिवर में भी कर सकता है। तमाम पहलुओं को आपने बहुत बारीकी से समझाया सर, लेकिन एक पॉइंट और है। आज सुबह मैं उठा और मैंने अखबार पढ़ी, तो अखबार में एक खबर मुझे मिली जिसपे चर्चा बहुत कम होती है। लोग कह रहे हैं कि हम अग्निवीर को तब लड़की देंगे जब वो परमानेंट हो जाएगा। किस प्रकार से देखें सर ये चीजें जो बदल रही हैं? अग्निवीर के कंसेप्ट को राजन कोचर सर कैसे देखेंगे? और जो लोगों के अंदर ये बात बैठ रही है कि आप पहले इसको परमानेंट होने दीजिए, उसके बाद फिर हम अपनी बेटी देंगे। तो सवाल तो उठ रहे थे अग्निवीर पर, लेकिन समाज में भी अगर सवाल उठेंगे तो ये बच्चों के लिए भी चिंताजनक होगा। देखिए, जब ये स्कीम आई थी, आप जानते हैं कि इस स्कीम को काफी एक्चुअली विरोध हुआ था, और इसमें लोगों ने नहीं विरोध किया था, वेटरन्स ने भी, हमारे जो रिटायर्ड हम थे, हमारे इतने सीनियर ऑफिसर्स थे, सबने विरोध किया था कि ये स्कीम एक वेल थॉट आउट स्कीम नहीं है। और
स्कीम को अनाउंस करने के बाद आपने देखा होगा 48 घंटे में गवर्नमेंट ने उस स्कीम में काफी चेंजेस लाई थी लोगों के सेंटिमेंट्स को, बिकॉज वो स्कीम ने आपकी जो एंट्री पॉइंट को फोकस किया था, एग्जिट को नहीं फोकस किया था। मींस अगर एक अग्निवीर 4 साल के बाद अगर आप उसको 75% अग्निवीर को अगर आप रिलीज कर देंगे तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो आप बात ही नहीं कर रहे थे। तो फिर उस टाइम पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 10% हम इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में अब्सॉर्ब करेंगे। बट मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इनको लेने से तैयार नहीं है, बिकॉज वो जो उनका माइंड ये रहता है कि हम एक रिजेक्ट को अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्स में जिसने फौज में उसने वापस कर दिया जिसने, तो हम उनको क्यों ले, ये साइकोलॉजिकली हमारी फोर्स के लिए सही नहीं होगा, एक चीज। दूसरी है कि आपने अग्निवीर आपने क्रिएट अपना किया है, तो बेसिक आपका मुद्दा ये जो बताया गया था, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद है कि तीनों चीफ्स थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों चीफ ने एक चीज बताई थी कि हम अपनी फौज को यंग करना चाहते हैं, हम उसको ज्यादा उसको यूथ लाना चाहते हैं, ज्यादा हमारे सोल्जर्स यंग होने चाहिए, और दूसरा टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, और इसीलिए हमने अग्निवीर लॉन्च की। देखिए ये दोनों आर्गुमेंट सही नहीं है, बिकॉज कोई भी फौज में अगर आप एक फौज है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। अब आपको अगर भारतीय फौज ने आज तक इतना अच्छा किया है, आपको कोई भी देश को मौका नहीं दिया भारतीय फौज ने कि आप एक प्रसन्नचिन्ह उठा सके अपनी फौज की काबिलियत पर, तो वो इसलिए हुआ है बिकॉज एक एक्सपीरियंस भी है और एक यूथ भी है। दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। आप किसी इंडस्ट्री में भी चले जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी चले जाए, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एक्सपीरियंस की एक वैल्यू अलग से होती है। तो ये मैं चीज मानता हूँ। दूसरा एक चीज और आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है कि, और कोई इस चीज के बारे में बात नहीं करता है, बट इसकी एक कैलकुलेशन ये हुई है कि अग्निवीर को लेने से आने वाले 10 साल में आप फौज को 14 लाख से 10 लाख तक लेके आ जाएंगे, बिकॉज रिक्रूटमेंट उस तरीके के हो नहीं रही है। देखिए हर एक साल 60,000 लोग रिटायर होते हैं फौज से। मैं जवानों की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं अभी ऑफिसर्स को शामिल नहीं कर रहा हूँ। 60,000 आपके जवान आपके रिटायर होते हैं। अग्निवीर 40 या 45,000 आप ले रहे हैं आज की डेट में। अब आप इसमें से भी जितनी इनटेक आप लेंगे 4 साल में, आपने तकरीबन अगर अपने 2 लाख अग्निवीर अपने ले लिए, तो इसमें आपके कितने रिटेन होंगे? 50,000 ही रिटेन होंगे ना। 50,000 अगर रिटेन होंगे तो कितने आपके रिटायर हो गए 4 साल में? 2.5 लाख। तो आपने 4 साल में फौज को 2 लाख से कम कर दिया। अच्छा, इस चीज को कोई नहीं समझना चाहता। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं एक तो आपके जो सेंटिमेंट्स है गांव में, उसको जैसे लोग अपनी लड़की नहीं दे रहे हैं, वो एक बहुत डिमोरलाइजिंग फैक्टर है अग्निवीर के लिए कि मैं अपनी 4 साल नौकरी अगर फौज में करके आ रहा हूं तो मुझे कोई देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए, आपकी भर्ती प्रक्रिया पे भी सवाल होंगे कि आपने जो भर्ती किया उनमें से 75% आपने ऐसे भर्ती कर लिए जो टैलेंटेड नहीं थे। ये भी तो सोचना होगा सर। वो देखिए वो एक्चुअल टैलेंटेड थे तभी आपने उनको भर्ती किया, बट आपने एक पॉलिसी ऐसी बना ली कि हमने खाली 25% रिटेन करने, 75% को हमको वापस भेजना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा काम कर रहे हो, चाहे वो अच्छा काम अपने कर रहे हो, प्रोफेशनली गुड हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हो, बट आपकी कंस्ट्रेंट ये है कि आप खाली 25% ही रख सकते हैं। 2-3 पॉइंट आपसे बहुत समझना चाहूंगा, क्योंकि अब आप भी प्राइवेट सेक्टर में, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में हूं। हम बाहर देखते हैं आके कि
हार्ड वर्किंग के बजाय जो बॉस के आगे पीछे घूमते हैं, जो चमचागिरी जिसे मैं कहता हूं, जो बहुत होती है, उनका प्रमोशन भी होता है, वो बहुत तेजी से आगे भी बढ़ते हैं। क्या मेजर जनरल राजन कोचर ये नहीं सोच रहे हैं कि जो 25 जो लोग ऐसे होंगे 25% में, वो लोग ज्यादा शामिल होंगे? देखिए, ये पूरी तरीके से फौज को लागू नहीं रहता, क्योंकि फौज एक टास्क ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर कोई आदमी, अगर हम उसको टास्क देते हैं, वो टास्क नहीं अच्छी तरीके से कर पा रहा है, तो हम उसकी असेसमेंट करते हैं और हम और क्लियर करना चाहूंगा, अगर कमांडिंग ऑफिसर का बैटमैन है, सुबेदार मेजर का छोटा बैटमैन है, परसेंटेज, एक सीओ का बैटमैन है, छोटा वो तो उनकी परसेंटेज, रोटी करते हैं साहब, आप बाकियों को जाने दीजिए। सर दिल खोल के बात बोल रहा हूं मैं, और क्योंकि देखिए जो सच्चाई मुझे उम्मीद है कि आप बोलेंगे। नहीं, आप जो बोल रहे हैं उस पे एक पॉइंट जरूर है कि एक छोटा परसेंटेज इसमें से ऐसा निकलेगा, जो अगर आपकी प्रॉक्सिमिटी है कमांडिंग ऑफिसर के साथ, कंपनी कमांडर के साथ, या आप उसके गांव के हैं, शहर के हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज निकलेगी। वो एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है, 5 से 10% से ज्यादा नहीं होगा। 90% जो भी अग्निवीर आपके रिटेन होंगे, वो पूरी तरीके से आपके बेस्ट होंगे। जितने भी अग्निवीर आपने रिक्रूट किए उसमें से बेस्ट होंगे। तो ये मैं इसको एक नेचुरल फॉल आउट मैं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन, हम में भी फीलिंग्स है, और हम लोग इतने इमोशनल भी रहते हैं। हाँ, एक पॉइंट और सर जो मैं समझना चाहूंगा आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग, कि क्या आने वाले वक्त में हम वैगनर आर्मी की तरफ इन अग्निवीरों का रुझान देखेंगे? क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो रूस में लड़ रहे हैं। एक नई चुनौती भी आएगी सर, क्योंकि आप वेल ट्रेन्ड सोल्जर को जब आउट करेंगे तो उनके पास अगर इंडिया में ऑप्शन नहीं मिले तो वो उस तरफ जा सकते हैं, और दुनिया उनको लेना भी चाहेगी। ये लॉजिकल है। आई मीन, आप जो बोल रहे हो ये बिल्कुल लॉजिकल है। देखिए, अगर मेरे पास जॉब नहीं है, और मुझे अगर गल्फ में बुलाता है कोई इसको जॉब करने के लिए, और मुझे वो सेलेक्ट करता है, तो मैं क्यों नहीं जाऊं? हमारे इतने लेबर क्लास जो है, हमारे इतने जो कारीगर हैं, टेक्नीशियंस हैं, आप देख रहे गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, क्यों जाते हैं? बिकॉज वहां पे उनको एक बेटर पे प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं। तो सिमिलरली अगर हमारे अग्निवीर को एक ऐसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज अगर उनको हायर करना चाहेंगी, और हमने देखा है कि अभी आपने इसको देखा कि इसको रशिया में भी हमारे जो हमारे इंडियन उसको वहां पे पाए गए हैं। तो आप आने वाले वक्त में इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। या तो आप उनको पूरी तरीके से 100% अब्जॉर्प्शन दें, और आप उनको अश्योर करें कि हम आपको प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट के सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में आप उनको आप इसको लेंगे, है ना? अब आप उनको एक छोड़ नहीं देंगे अपने ऊपर के भाई अब हो गया तुम्हारा काम, नाउ यू आर ऑन योर ओन। वो चीज अगर आती है सामने, और अगर हम वो चीज देखते हैं 4 साल के बाद, जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के हिसाब से तकरीबन जो आपके 75% अग्निवीर अगर आपके रिलीज होते हैं, तो एटलीस्ट 50% अब्सॉर्ब हो जाएंगे। खाली उसमें से 25% रह जाएंगे, जो अपने आप उनको अपनी नौकरी अपना ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर ये प्रॉमिस ग्राउंड पे अगर सही निकलेगा, तो ये प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी। बट अभी ये टाइम ही बता सकता है राजेश जी। मैं इस टाइम पे इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप आए और इतनी तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से रखा, मेरे को और मेरे दर्शकों को समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेजर जनरल राजन कोचर सर, थैंक्स। जय हिंद, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश, जय हिंद।